हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ मंजिल भारत। आई एम मारुक और आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हमने पर्टेनिंग टू जम्मू कश्मीर के जो क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड किया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये अप्रॉक्सीमेटली 35 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस होंगे इस प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें हमने जनरल तो है ही है, प्लस जम्मू कश्मीर के पर्टेनिंग क्वेश्चंस, उसमें से कुछ क्वेश्चंस उसके हिस्ट्री पर है, कुछ क्वेश्चंस उसके डिस्ट्रिक्ट्स पर है और कुछ क्वेश्चंस उसके रिवर एंड लेक्स पर है, जिसको हम आंसर करेंगे इस सेशन में। सो अगर पहला वाला क्वेश्चन आप देखें तो टर्की के बारे में है। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी और द कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ सुएज कैनाल एंड मेडिटेरियन सी, या डेड सी एंड ब्लैक सी। पहली तो बात है कि वाई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, या इसमें इस सेशन में हमने क्यों इंक्लूड किया है क्वेश्चन वर्ल्ड ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बेसिस पर। बिकॉज ईरान, इजराइल, टर्की, सऊदी अरेबिया करंट अफेयर्स का काफ़ी पिछले टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा बने रहे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना होती है जिन क्वेश्चंस या जो कंट्रीज या जो ऐसे फॉरेन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो कुछ कंट्रीज जो होती हैं जो कहीं ना कहीं न्यूज में चर्चा में रहती है। सो पर्टेनिंग टू दैट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मे बी लेवल कम करेंगे पर क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि टर्की की कैपिटल बताइए, या टर्की किन सीज के बीच में लोकेटेड है, समथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट देयर मस्ट हैव आस्क्ड, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उस पर उन्होंने पूछा था कि इजराइल किस सीज के बीच में है। सो मैम दे मस्ट बी आस्किंग कि बताइए टर्की किन सीज के बीच में है, ठीक है। बिकॉज टर्की, ईरान, इजराइल, सीरिया, पैलेस्टीन, ये काफ़ी न्यूज़ में बने रहे थे पिछले दिनों में। सो दैट इज वाई वी हैव इंक्लूडेड अ क्वेश्चन ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दैट इज द टर्की। ऊपर से जो सेशन में आज इस सेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो हिमाचल प्रदेश के कांस्टेबल एग्जाम से मैंने लिए हैं, असम के कांस्टेबल एग्जाम से लिए हैं। तो क्या होता है कि अगर इवन कि आप जेकेपीएससी का भी अगर कहीं पैटर्न अगर आप वाकिफ हैं तो ये लोग टेंड टू ये कॉपी करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द वेरियस बोर्ड्स इन अदर स्टेट्स लाइक यूपी पीएससी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पीएससी से कॉपी होते हैं कुछ क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के पीएससी से कॉपी होते हैं। सो समवेयर एक एग्जामिनर कहीं ना कहीं एक बैकड्रॉप रखता ही है बिफोर चॉकिंग आउट द पेपर। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को खासकर इस सेशन में हमने इंक्लूड किए हैं हिमाचल प्रदेश के कांस्टेबल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ चुके हैं और असम कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं बाय द बोर्ड्स। सो यहां पर क्वेश्चन है टर्की के बारे में। बताइए टर्की किन सीज के बीच में लोकेटेड है? ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी। तो किन सीज के बीच में टर्की लोकेटेड है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्लैक सी एंड द मेडिटेरियन सी के बीच में आपका टर्की स्थित है। लेट्स गो टू द अदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कह सकती हूं कि इसको थोड़ा सा रिफाइन करने की मैं कोशिश करूंगी। इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। जब हमने डिस्कस किया था दोस्तों इंडियन पॉलिटिक्स में से कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल को, तो 10th शेड्यूल को जब मैंने और आपने डिस्कस किया था तो हमें पता है कि 10th शेड्यूल किससे रिगार्डिंग है? 10th शेड्यूल इज रिगार्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 10th शेड्यूल रिगार्डिंग है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? आया राम गया राम, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीने के बाद जिससे इलेक्शन इंसान लड़ता है या कैंडिडेट लड़ता है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज स्वैपिंग नहीं होगी, फ्लोर स्वैपिंग नहीं होगी। दैट इज द एंटी डिफेक्शन लॉज जो बनाए गए हैं। क्वेश्चन होना चाहिए यहां पर जो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के पीएससी ने थोड़ा सा इसे कंफ्यूज करने की कोशिश की है, पर मुझे लगता नहीं कि जरूरत थी कि इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाने की। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि किसके पास अथॉरिटी है 10th शेड्यूल में कि वो एंटी डिफेक्शन लॉज को बना सकता है या प्रिसाइड कर सकता है या किसी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, चाहे कैंडिडेट पार्लियामेंट में हो या लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट असेंबली की बात कर रहे हैं। तो ये जो अधिकार होता है दोस्तों 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ पर किसी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने का, ये अधिकार होता है स्पीकर के पास। अगर तो आपका एमपी है, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
तो ये अधिकार है स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास। अगर आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो ये डिस्क्वालीफाई करने का हक होता है स्पीकर ऑफ दैट लेजिस्लेटिव पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली का। पर यहां पर जो हिमाचल प्रदेश के कांस्टेबल में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा था उन्होंने कि 10 शेड्यूल में स्पीकर के अलावा कोई और है जिसे ये अधिकार दिया है टू मेक लॉज या टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे था, हु डिसाइड्स द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए फॉर मैटर्स अदर देन दोज, जो 10 शेड्यूल में नहीं दिया है पर उसके पास कहीं ना कहीं पावर है कि वो इस मैटर को कहीं ना कहीं डिसाइड करता है। तो इसका जो राइट आंसर है जो जेकेपी कांस्टेबल की उन्होंने की में आंसर दिया हुआ है वो है आपका गवर्नर, कि अदर देन 10 शेड्यूल में तो कौन मेंशन्ड है, 10 शेड्यूल में मेंशन्ड है आपके स्पीकर साहब, पर अगर 10 शेड्यूल के अलावा इन जनरल बात करें तो ये अधिकार है गवर्नर के पास। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये ट्रिकी या कंफ्यूजिंग था या कहीं ना कहीं कह सकते हो कि लेम क्वेश्चन था। ठीक है, चले नेक्स्ट, अगेन इंडियन पॉलिटी से लिया हुआ क्वेश्चन, आपके फंडामेंटल राइट से लिया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। सो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 है क्या, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है आर्टिकल 32 के अंडर, और हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स के पास अधिकार है अंडर आर्टिकल 226 टू इशू 5 रिट्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, 5 रिट्स इशू कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। अगर देयर इज अ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स तो आप नॉक कर सकते हैं, दस्तक दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 के अंडर। ठीक है, बिकॉज यू हैव द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच इज योर फंडामेंटल राइट अगेन। ठीक है, एंड अंडर आर्टिकल 226 यू कैन गो टू द हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट जहां पर वायलेशन आपकी फंडामेंटल राइट्स की तो हुई है, इनफैक्ट आप अपनी लीगल राइट की वायलेशन में भी हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 एंड यू कैन इन्वोक दैट राइट। इस राइट में आते हैं दोस्तों 5 रिट्स। ठीक है, मैंडेमस, सेचुरी, को वारंटो, राइट, हेबिस कॉर्पस जैसे रिट्स या प्रोहिबिशन। ठीक है, इस रिट पर ही एक क्वेश्चन है जो हमने इवन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एसआई में भी देखा था। ठीक है, इवन जूनियर असिस्टेंट का जो फिनेंस इंस्पेक्टर समथिंग कुछ क्वेश्चन हुआ था, पिछले एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन देखा था। इनफैक्ट पीएससी, जम्मू कश्मीर की पीएससी भी रिट्स की रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछती है। तो हम कह सकते हैं ये रिट वाला जो है चैप्टर, ये एक फेवरेट सब्जेक्ट है फॉर द एसएसबी एंड द पीएससी। तो क्वेश्चन आने की इसमें चांसेस 80 to 90% रहते हैं। क्वेश्चन है कि किसी ऑफिशियल अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट इस सिचुएशन में इशू करेगी। आप तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जब आपको 5 के 5 रिट्स क्लियर होंगी। ठीक है, और ये मैंने अपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब एमसीक्यूज करवाए हैं तो उसमें डेफिनेटली इन 5 रिट्स को डिस्कस किया है। अभी अगर हम आंसर दें कि ऑफिशियल अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इशू करती है रिट मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है टू कमांड या आई कमांड द ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं हो सकती। राइट, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस डे को अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड यहां पर थीम भी बता देना, मुझे थीम भी जरूर बताना कि थीम 2024 के अर्थ डे का क्या था। ठीक है, तो पहले तो आंसर दीजिए, ये जो डेज है ना, यूनाइटेड नेशन डे कब है, नेशनल यूथ डे कब है, या अर्थ डे कब है, और ये सब चीजें,
इन्वायरमेंटल डे कब है, ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। सो अर्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, और थीम्स भी अगर हम साथ साथ देख लें तो हमारे लिए बेटर होगा। अर्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 10/22 को अर्थ डे सेलिब्रेट होता है। और 2024 के अर्थ डे का थीम था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, राइट। चले आगे। Who was known as the Iron Man of India? ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इजीली आंसर दे सकते हो। किसे आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया है? इज इट जवाहरलाल नेहरू, इज इट गोविंद वल्लभ भाई पटेल, इज इट सरदार वल्लभ भाई पटेल, या सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस को तो नेताजी कहा है, चाचा नेहरू जवाहरलाल नेहरू को कहा है, तो आयरन मैन किसे कहा है? आपके होम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये फर्स्ट होम मिनिस्टर रह चुके हैं, अ मैन जिसने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इवन इंडिया में स्टेट्स को ज्वाइन करवाने के लिए, मीडिएटर का काम करने के लिए इन्होंने काफी योगदान दिया था। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया इज ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेवेंथ आता है, किसने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी है? तो 1857 जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया, जिसे सिपोय म्यूटिनी कहा गया, ठीक है, इसे कहा गया कि इसी चीज ने एक इंडिपेंडेंस के लिए मुहिम कहीं ना कहीं इंडिया में स्टार्ट की थी। जब हमने 1857 को डिस्कस किया तो हमने बहुत से ऐसे फ्रीडम फाइटर्स को डिस्कस किया, जिनमें से रानी झांसी लक्ष्मीबाई थी, बेगम ऑफ अवध थी, हजरत महल थी, बहादुर शाह जफर थे, बहादुर खान थे, कुंवर सिंह थे, तांटिया टोपे थे, नाना साहेब थे। सो दे वर द फ्रीडम फाइटर जो कहीं ना कहीं अटैच थे इस 1857 से। 1857 स्टार्ट होता है मेरठ से, ठीक है। पहले होती है बैरकपुर, मंगल पांडे का इंसिडेंट होता है। कॉज क्या होता है? इमीडिएट कॉजेस को जब हमने डिस्कस किया 1857 में, तो हमने ये डिस्कस किया कि इमीडिएट कॉज थी कि एनफील्ड एक राइफल थी जिस पर एक ग्रीस्ड कार्ट्रिज लगी थी, पेपर लगा हुआ था, तो उस पेपर को आपने अपने दांत से काटना है और लोड करनी है उस राइफल को उस गन में। तो र्यूमर फैली, अफवाह फैली कि वो जो पेपर है या तो वो पिग फैट से बना है या वो आपके काउ फैट से बना है। तो एज यू नो, पिग जो है वो प्रोहिबिटेड है किसमें? मुस्लिम रिलीजन में, और काउ जो है वो प्रोहिबिटेड है किसमें? हिंदू रिलीजन में। तो कहीं ना कहीं ये चिंगारी फैली थी, दैट बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 की लड़ाई। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है किसने ये किताब लिखी? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जो किताब है वो किसने लिखी थी? और बुक्स एंड ऑथर आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये जो किताब थी ये लिखी थी ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर ने, ठीक है। इन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की किताब लिखी थी। नेक्स्ट आते हैं, किस अंडर आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंडर इंडिया, प्रेसिडेंट जो इंडिया का है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस तब इशू होता है जब कोई भी ना लोकसभा ना राज्यसभा अपनी सिटिंग में बैठे होते हैं, तब ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है। और ऑर्डिनेंस प्रोपलगेट करने की पावर आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है, ठीक है। ये इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स में से आती है। अब हम बताएंगे कि किस आर्टिकल के अंडर जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। तो क्या लगता है? ऑप्शन है आर्टिकल 123, आर्टिकल 124, आर्टिकल 125 या आर्टिकल 126। तो प्रेसिडेंट साहब आपके इशू करते हैं दोस्तों ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल, जस्ट अ मिनट, अंडर आर्टिकल 123 of the Indian Constitution. So option number A is the right one. Next आ जाते हैं, ILO कब सेटअप हुआ? ILO is what? International Labour Organization, जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। वो कब? आपकी एक इंटरनेशनल एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है, लेबर लॉज पर काम करने वाली एजेंसी है। वो कब सेटअप हुई थी? ठीक है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन
कब सेटअप हुई थी? ये जब हमने यूनाइटेड नेशन वाला चैप्टर किया था थ्योरेटिकल पार्ट, तब हमने इन क्वेश्चन को डेफिनेटली इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आप बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें? कब ILO सेटअप हुआ था? 1990, 1942, 1943 या 1945 में? तो ILO was set up in 1919. That is the option number A is the correct one. Next आते हैं, which one of the following is not an official language of United Nation Organization? United Nation और उसके एजेंसीज आपके सिलेबस में है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो पुट अप होगा ही होगा रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन। देखिए, बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन लेट्स आंसर कि 6 लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल है ऑफ यूनाइटेड नेशन। कौन कौन सी? अरेबिक, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। So there are 6 official languages of United Nation. तो जो ऑप्शंस दिए हैं हमें बताना है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल नहीं है। तो स्पेनिश तो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की, चाइनीज भी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की, फ्रेंच भी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की। ऑप्शन नंबर ए हमारा जर्मन इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 11 क्वेश्चन पर आ जाइए। देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईरानियन पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? मुझे जहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है वो है हिमाचल प्रदेश का कांस्टेबल का एग्जाम, ठीक है, वहां पर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा था उन्होंने। और जो रिसेंटली कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं अदर स्टेट्स में, वहां पर पूछा गया है कि इजराइल के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, ठीक है, इजराइल के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, नेसेट कहते हैं, इजराइल के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं। क्यों ऐसे क्वेश्चंस ये पूछ रहे हैं? इजराइल, ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया, अगेन आई विल रिपीट, बिकॉज ये कंट्रीज आपके वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, न्यूज में, चर्चा में थी। देयर इज अ वॉर व्हिच इज गोइंग ऑन। वर्ल्ड जो न्यूज है उनका इंपॉर्टेंट हिस्सा ये कंट्रीज बनी हुई थी। तो ऐसे जो छोट-पुट क्वेश्चन है वो डेफिनेटली इस पर पूछेंगे ही पूछेंगे। सो आई कैन बेट ईरान, इजराइल, टर्की, सऊदी अरेबिया, पैलेस्टीन, कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चीज पर आएगा ही आएगा। सो नाउ यू हैव टू आंसर टू मी कि ईरानियन पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? ईरानियन पार्लियामेंट को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मजलिस कहते हैं। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब इंडिया में लॉन्च हुआ? हम पढ़ चुके हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ टाइप ऑफ अ सेल्स टैक्स, ठीक है। हम बताएंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो लॉन्च कब हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो क्या लगता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लॉन्च हुआ था? जस्ट अ मिनट। कब लॉन्च हुआ था गुड्स एंड सर्विसेज? सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 1, 2017 में लॉन्च हुआ था इंडिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट shares the longest border with Bangladesh? Shares the longest border with Bangladesh. As you know, Bangladesh क्या है? Bangladesh is a neighboring country, ठीक है। बांग्लादेश अगेन अगस्त में नेबरिंग कंट्री है। बांग्लादेश अगेन अगस्त में चर्चा पे था जब शेख हसीना बांग्लादेश से निकल गई, ठीक है। एक स्टूडेंट डिमांड एक मिलिट्री कूप में रातों रात चेंज हो गई और शेख हसीना द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हैड टू फ्ली द कंट्री फॉर हर सेफ्टी और रिफ्यूज लिया उन्होंने इंडिया में। तो बांग्लादेश पे क्वेश्चन पूछना वाजिब हो जाता है बाय द बोर्ड। या तो बांग्लादेश की कैपिटल पूछेंगे, अगर तो बांग्लादेश की कैपिटल पूछेंगे तो आप क्या आंसर दोगे? आप बोलोगे ढाका। या तो बांग्लादेश की करेंसी पूछेंगे, अगर तो करेंसी पूछ ली बांग्लादेश की तो आप बोलोगे टाका। या तो पूछेंगे कि कौन सी स्टेट है इंडिया की जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश के साथ, तो वो है हमारी वेस्ट बंगाल।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं या क्वेश्चन कैसे बनते हैं, या एग्जामिनर कभी भी ना इन एयर क्वेश्चन नहीं पूछता, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उन्हीं के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं जो चीजें न्यूज में बनी होती है। चले नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन जिसे नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में, जिसे नोबेल प्राइज जीता था मेडिसिन में, पहला इंडियन, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, अगेन आपके सिलेबस में है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पहला इंडियन जिसे नोबेल प्राइज जीता था मेडिसिन में वो थे हमारे सीवी रमन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए को आप इसमें टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन, अगेन फर्स्ट आ जाता है, पहली इंडियन औरत जिसे बुकर प्राइज मिला। बुकर प्राइज मेरे दोस्तों देखो बुक से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं बुकर प्राइज जो है, तो मेरे माइक का इशू रहता है, बुकर प्राइज जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिटरेचर से है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता, बनता है। और जिनका मैं नाम बताने जा रही हूँ जो पहली इंडियन थी जिन्होंने बुकर प्राइज जीता था, वो अगेन फिर से वो इस बार न्यूज में कहीं ना कहीं चर्चा में थी, उन्होंने एक और प्राइज जीता है। ठीक है, सो दैट इज वाई वी विल इंक्लूड दिस क्वेश्चन, और हम इसको मार्क करेंगे कि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। तो इट्स बिकॉज वी रियली वांट टू नो द साइकी ऑफ द बोर्ड, हम समझना चाहते हैं। तो पहली इंडियन जो बुकर प्राइज जीतती हैं वो कौन है, हमारी अरुंधति रॉय। शी बिलोंग्स टू साउथ इंडिया, केरला से बिलोंग करती हैं, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की ऑथर है, पहली इंडियन औरत है जिन्होंने बुकर प्राइज लिटरेचर में अपनी किताब के लिए जीता था, दैट इज अरुंधति रॉय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कौन सा अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी एनिमल्स के बारे में बात करते हैं उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द एनिमल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम कौन सा अल्फाज, एक पर्टिकुलर अल्फाज है जो इस्तेमाल करते हैं। इजी क्वेश्चन, which one of the following word is used to denote species of an animal of a particular region? तो कौन सा अल्फाज है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारा फौना। ठीक है, एनिमल्स के लिए मेरे दोस्तों फौना इस्तेमाल किया जाता है, और फ्लोरा आपके जैसे कि फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स के लिए फ्लोरा, या प्लांट्स के लिए फ्लोरा इस्तेमाल किया जाता है, फौना एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इजी क्वेश्चन। चलो 17 कहता है, अगेन आर्टिकल के बारे में बात है। आर्टिकल को याद करने का एक ही तरीका होता है, कितना भी बंदा जाबाज हो या महारथी हो, उसका भी फर्स्ट टाइम जो होता है वो डेफिनेटली आर्टिकल को मेमोराइज करना डिफिकल्ट होता है हर किसी के लिए। आर्टिकल्स को हम तभी याद करते हैं जब उनको हम रिपीट या एमसीक्यूज निकालते रहते और एक दिन आता है कि आर्टिकल्स हमें ऑन द टिप्स याद हो जाते हैं। सो आर्टिकल्स को याद करने के लिए कोई हमारे पास मैजिक तो नहीं है, बट देयर इज अ वन ट्रिक, दैट इज द रिपीटेशन। जितने एमसीक्यूज निकालोगे उतना बेटर करते चलोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बताता है कि ड्यूटी होती है चीफ मिनिस्टर की कि इन्फॉर्म करना गवर्नर ऑफ द स्टेट को। कोई भी लेजिस्लेचर जब बनाया जाता है, लेजिस्लेशन जब बनाई जाती है, तो गवर्नर को इन्फॉर्म करना चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती है। किस आर्टिकल ये जिक्र करता है या ये बताता है कि चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है गवर्नर को बताने की। देखो मेरे दोस्तों, इलेक्शन अभी हुए हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो 2024 में लोकसभा इलेक्शन भी हुआ, 2024 में हमारी स्टेट में इलेक्शन भी हुआ। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इलेक्शन पे या ऐसी चीजों पे चीफ मिनिस्टर गवर्नर का लिंक ऐसी चीजों पे बनता ही बनता है, क्योंकि इलेक्शन रिसेंटली हुए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं उठेगा ही उठेगा इन द बोर्ड ऑफ द दिमाग ऑफ द एग्जामिनर। तो कौन सा आर्टिकल है जो इस चीज के साथ डील करता है, वो है आपका आर्टिकल 167। नेक्स्ट आ जाइए, किस स्टेट को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है जिसमें बहुत सी स्पाइसेस उगती हैं। दिस क्वेश्चन इज वे टू इजी। किस स्टेट को स्पाइस गार्डन हम कहते हैं, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो हम केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं।
किस स्टेट को कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है? कोहिनूर माइंस ऑफ इंडिया, डायमंड माइंस ऑफ इंडिया कहा जाता है, दैट इज योर आंध्र प्रदेश, बिकॉज वहां से कोहिनूर निकला था, ठीक है। किस स्टेट को सिलिकॉन वैली, सिटी को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो वो हमने कल ही या परसों ही किया प्रैक्टिस टेस्ट में, बेंगलुरु को कहा जाता है। किस स्टेट को फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो किस स्टेट को हम स्पाइस गार्डन कहते हैं, जहां पे बहुत सी स्पाइसेस उगती हैं? वो है हमारा साउथ इंडिया में केरला। केरला की कैपिटल त्रिवंतपुरम, ठीक है जी। आगे बढ़े, मालाबार कोस्ट में है केरला। Which is the national aquatic animal of India? National animal of India क्या है? National fruit of India क्या है? National bird of India क्या है? कितना आसान है ना। National aquatic animal, aquatic मतलब पानी में रहने वाला animal क्या है, कौन सा है? Is it whale, seahorse, river dolphin या octopus? तो कौन सी है हमारा national aquatic animal? That is your river dolphin. कहाँ पाई जाती है? गैंगिस, गंगा में पाई जाती है। इसे गैंगेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं, ठीक है। चलें आगे। ओके, इंडिया जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पर क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली जब मैंने एमसीक्यू से जम्मू कश्मीर किया है तो डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट किया है। राज तिरंगनी, जिसे रिवर ऑफ किंग्स किताब कहा जाता है, जिसे कंपोज किया गया है बाय द कल्हाना ने, ठीक है। पूछ रहा है कि इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया? जोना राजा, एमिस्टीन, ज़ैनुल आबिदीन या नन ऑफ दिस? तो अंग्रेजी में राज तिरंगनी को ट्रांसलेट किया है एमिस्टीन ने। और ऐसा ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये हमने कहां से लिया? ये जेकेएसएसबी के, अगर आप देखेंगे तो PYQ से ही उठाया गया है ये क्वेश्चन। कहीं ना कहीं राज तिरंगनी बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है जेकेएसएसबी का। अकॉर्डिंग टू कल्हाना, राज तिरंगनी की कल्हाना के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल फूड था, जो लोग थे कश्मीर के, उनका जो प्रिंसिपल फूड था वो क्या था, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कल्हानास, राज तिरंगनी इज द बुक रिवर ऑफ किंग्स। इट हैज इलाबोरेटेड द किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में इलाबोरेट किया गया है। उसके अकॉर्डिंगली, इस किताब के अकॉर्डिंगली जो प्रिंसिपल फूड है पीपल ऑफ कश्मीर का वो क्या है? राइस, व्हीट, बोथ A and B या नन ऑफ दिस? तो प्रिंसिपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर वाज अकॉर्डिंग टू कल्हाना राइस, चावल was the principal food of the people of Kashmir according to the किताब राज तिरंगनी which is composed by कल्हाना। चलो आगे, 22वां क्वेश्चन है, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया बताएं। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, आंसर तो आप माउंट एवरेस्ट देना चाहते हैं, पर माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, ठीक है। मैं हिंट दे सकती हूं कि ये 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक है दुनिया की, और इंडिया में ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो मैं बात कर रही हूं आपके कंचनजुंगा की। कंचनजुंगा इज द हाईएस्ट पीक जो मिलती है इंडिया में, राइट। बट वर्ल्ड में इट्स द थर्ड हाईएस्ट पीक। चलिए, किस स्टेट को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया मतलब यहाँ पे बहुत से फ्रूट्स होते हैं, यहाँ पे बहुत से फ्रूट्स का उत्पादन होता है, ठीक है। दैट इज वाई दिस एरिया इज नोन एज द फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया। तो किस स्टेट को बोला जाता है? और ऐसा क्वेश्चन के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि किस स्टेट को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सिटी ऑफ टेम्पल जम्मू, है ना, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश इज व्हाट? सिटी ऑफ, इट्स ए फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं 24th क्वेश्चन पर। रॉलेट एक्ट किस साल में पास हुआ था? तो अगर मॉडर्न इंडिया से वाकिफ हो तो वाकिफ होंगे 1919 के रॉलेट एक्ट से, जिसके रिस्पॉन्स में जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है। मैं थोड़ा सा जलियांवाला बाग में थोड़ा सा जल्दी बता देती हूँ। रॉलेट एक्ट आया दोस्तों 1919 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंडियंस को विदाउट ट्रायल अंग्रेजों के पास ये पावर दे दी कि वो कन्विक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि वो किसी को भी चाहे कन्विक्शन कर सकते हैं
अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू अ ट्रायल बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एक बारबरिक एक्ट था। इसके रिस्पॉन्स में और 2-3 जो नेशनलिस्ट अरेस्ट हुए थे, जैसे सैफुद्दीन किचलू, उनको उनके अरेस्ट को अपोज करने के लिए अमृतसर में एक जलियांवाला बाग था, जहां पर बैसाखी के दिन बहुत से लोग गैदर अप होते हैं, थाउजेंड्स की कतार में, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई। और जलियांवाला बाग का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है कि उसकी लंबी लंबी वॉल्स है और एंट्रेंस एक ही दरवाजे से है। नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन चल रही थी, एक टाइप ऑफ मेला भी था वहां पर। जनरल डायर आता है अपने घोड़ों के साथ, अपने लोगों के साथ, और अंधाधुंध फायरिंग करता है। और लोगों के पास क्योंकि एक ही एंट्रेंस थी तो वो बाहर नहीं निकल पाए या भाग नहीं पाए, और बहुत से लोग उस जलियांवाला बाग में शहीद हो जाते हैं। सो रॉलेट एक्ट, अभी हम सिर्फ बात रॉलेट एक्ट की कर रहे हैं, तो रॉलेट एक्ट आया था दोस्तों 1919 में। और ये एक्ट क्या था? ये एक्ट था कि कोई भी इंडियन को कन्विक्ट कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे विदाउट गोइंग थ्रू अ ट्रायल। चले नेक्स्ट 25th क्वेश्चन पर आ जाइए। 25th क्वेश्चन बोलता है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है इसका इंपॉर्टेंस या इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है क्या? एक लीगल डॉक्यूमेंट था जो हमारे लास्ट डोगरा रूलर हरि सिंह ने साइन किया था विद इंडिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्यों कहते हैं इस डॉक्यूमेंट को? बिकॉज हमने डिसाइड कर लिया कि हम जम्मू कश्मीर एक्सीड करेगा, क्योंकि हम प्रिंसली स्टेट थे, हम एक्सीड करेंगे, हम इंटीग्रल पार्ट बनेंगे इंडिया का। ठीक है, सो ये था, ये डॉक्यूमेंट का मतलब ये था। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ था जवाहरलाल नेहरू, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड हरि सिंह, द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर, उनके बीच में हुआ था। अब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन करने का मजबूरी क्या थी हरि सिंह की? तो हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर ने जब आज़ादी हुई तो जम्मू कश्मीर में, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू ये पावर दी थी प्रिंसली स्टेट्स को कि वो डिसाइड कर सकते हैं वेदर दे वांट टू गो विद पाकिस्तान और दे वांट टू स्टे विद इंडिया। तो जम्मू कश्मीर ने ये डिसाइड किया कि हम लोग प्रिंसली स्टेट रहेंगे, अंडर मोनार्की रहेंगे, हरि सिंह जी हमारी कुर्सी पर बैठेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि सब कुछ नॉर्मल था। 2 महीने में ही पाकिस्तानी आर्मी ने सपोर्ट किया ट्राइबल्स को और कश्मीर को एनेक्स करने की कोशिश की। कश्मीर का जो उड़ी और बारामूला इलाका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेपिंग, लूटिंग हुई, जिसकी वजह से हरि सिंह उस चीज़ को फाइन विथस्टैंड नहीं कर पाया और उनको ना चाहकर भी इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगनी पड़ी। शेख अब्दुल्ला जो शेरे कश्मीर हैं वो मीडिएटर बनते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू के पास जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू तो इसी ताक़त में बैठे हुए थे, वो बिल्कुल हाँ कर देते हैं। इंडियन आर्मी उतरती है, उन पाकिस्तानियों को मार गिराती है और कश्मीर को बचा लेती है। और इसमें इस चक्कर में हरि सिंह साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, दैट इज अ इंस्ट्रूमेंट टू एक्सीड विद इंडिया। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है ये जो साइन हुआ है हरि सिंह और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसने अलाउ किया जम्मू और कश्मीर को इंडिया को ज्वाइन करने में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 26 क्वेश्चन आ जाइए कि जो पहली इंडो पाकिस्तान के वॉर हुई या झटपट हुई जो 1947 में हुई, उसका क्या इवेंट था, क्यों हुई? तो जैसे कि मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को डिस्कस किया कि हरि सिंह ने क्यों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जब उसने डिसाइड किया था कि हम प्रिंसली स्टेट रहेंगे तो क्यों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने साइन किया, उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान ने फंड किया ट्राइबल्स को, अफगान ट्राइबल्स को, और उन्होंने अटैक किया कश्मीर को एनेक्स करने की कोशिश की। इसकी वजह से हरि सिंह को मदद मांगनी पड़ी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो invasion of Kashmir by tribal militas is the right answer that triggered the first Indo-Pakistan war जो हुई 1947 में। हो गई बात खत्म, चलें आगे। ओके, 27th क्वेश्चन ये लेक्स पर आ गया। ठीक है, कहीं ना कहीं हमने ज्योग्राफी इंक्लूड कर लिया दोस्तों। जल्दी जल्दी मैं बताऊंगी। विच लेक्स ऑफ कश्मीर को सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स कहा जाता है? किस लेक ऑफ कश्मीर को सुप्रीम लेक या सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक कहा जाता है? तो व्हाट डू यू थिंक
कि क्या इसका राइट आंसर है। सो इसका राइट आंसर है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मानसबल लेक को सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स कहा जाता है। 28 क्वेश्चन है, जो वेरीनाग स्प्रिंग है, जो मेन सोर्स है रिवर, किस रिवर का, वेरीनाग स्प्रिंग। पहले तो बताइए वेरीनाग स्प्रिंग कहां पर है। वेरीनाग स्प्रिंग है आपके डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, ठीक है। वेरीनाग स्प्रिंग का वहां पे जो गार्डन था वो किसने बनाया था, वो बनाया था जहांगीर ने। और वेरीनाग स्प्रिंग के बारे में और क्या पता है आपको, पता है कि जहांगीर ने अपनी लास्ट विश क्या बताई थी कि मुझे दफनाना तो वेरीनाग में दफनाना, ठीक है। तो वेरीनाग स्प्रिंग एक पर्टिकुलर रिवर का जो बहती है कश्मीर में, उसका सोर्स है, उसका ओरिजिनल सोर्स है, ऑरिजिनेट होती है वो रिवर वहां से। तो कौन सी रिवर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, झेलम, ठीक है। 29 क्वेश्चन है, किस लेक को ज्वेल इन द रिंग कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ज्वेल इन द रिंग, ज्वेल नगीना इन द रिंग। तो किसको कहा जाएगा, ज्वेल इन द रिंग, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, नगीन। हाँ, नग होता है ना अंगूठी में, तो नग, नगीना, तो दैट इज व्हाई नगीन लेक इज नोन एज द ज्वेल इन द रिंग। 30th क्वेश्चन है, किस रिवर, जम्मू कश्मीर की कौन सी रिवर है जिसे सूर्यपुत्री का नाम दिया है। सूर्यपुत्री किस रिवर को कहा गया है, मैं फिर से हिंट दे दूं कि ये रिवर जम्मू में बहती है, और ये रिवर वही है जिसके किनारे पर वो एक बकरी और शेर की कहानी थी, और उसी के उसी कहानी से इस शहर का उद्घाटन हुआ था। सो ये कौन से रिवर है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है हमारी रिवर तवी, ठीक है। तवी को सूर्यपुत्री का नाम दिया गया है। 31 क्वेश्चन है, उज रिवर जो आपके जम्मू के कठुआ रीजन से फ्लो करती है, वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है। कल भी हमने डिस्कस किया था मेरे दोस्तों, जब छोटी छोटी रिवर्स एक बड़ी रिवर के साथ जुड़ती है तो इनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, और अगर एक रिवर की दो शाखाएं हो जाती हैं तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। हमें बताना है कि जो उज है, रिवर है, जो कठुआ, जम्मू के कठुआ रीजन से फ्लो करती है, वो किस नदी की शाखा है, ट्रिब्यूटरी है। तो वो रावी की शाखा है, ट्रिब्यूटरी है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 32 क्वेश्चन देखिए, कहां से चनाब ऑरिजिनेट होता है। तो चनाब जो आपके चनाब वैली, किश्तवाड़, डोडा, रामबन तक फ्लो करता है, वो कहां से ऑरिजिनेट होता है। तो वेरीनाग तो झेलम का ओरिजिन है, ठीक है, तिब्बत से नहीं होता। चनाब जो ऑरिजिनेट होता है मेरे दोस्तों, वो बारालाचा पास से होता है, ठीक है। यहां से जो चनाब है जो फ्लो करता है किश्तवाड़, डोडा, रामबन तक, वो जो ऑरिजिनेट होता है वो बाराला पास से होता है। नेक्स्ट है इंडस रिवर, ठीक है, जिसकी ट्रिब्यूटरीज हमने 5 डिस्कस की। वो इंडस रिवर कहां से ऑरिजिनेट होती है, कहां से राइज होती है। तो इंडस रिवर का जो ओरिजिनल साइट है वो है मानसरोवर लेक से राइज होती है। इंडस रिवर मानसरोवर से राइज होती है, आपकी ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से होती है, आपकी सतलुज मानसरोवर से आती है। तो ये मानसरोवर इज द ओरिजिनल ऑफ द इंडस रिवर। 34th क्वेश्चन, किस नदी को वितास्ता संस्कृत में कहते हैं और व्यथ कश्मीरी में कहा जाता है। मैं हिंट दे दूं कि जो रिवर जिसका ओरिजिन वेरीनाग है, उस रिवर की यहाँ पे बात हो रही है, उसको वितास्ता संस्कृत में कहते हैं और व्यथ कश्मीर में कहते हैं। तो ये है हमारी रिवर झेलम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 35th क्वेश्चन कहता है, चनाब रिवर एंटर करती है जम्मू कश्मीर को, क्योंकि बाराला पास से ये होती है, ओरिजिनेट होती है, तो जम्मू कश्मीर में ये किस डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। तो मेरे दोस्तों, चनाब एंटर करती है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के पाडर से, ठीक है। चनाब ऑरिजिनेट होती है, चनाब इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ऑरिजिनेट फ्रॉम बाराला पास,
ये एंटर करती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करके, चंबा से क्रॉस करके, किश्तवाड़ के पाडर से जम्मू कश्मीर में एंट्री लेती है। 36th क्वेश्चन, किस रिवर को अस्किनी ऋग्वेदा में कहा गया है? तो किस रिवर को अस्किनी का नाम दिया गया है ऋग्वेदा में? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, चनाब को अस्किनी कहा गया है ऋग्वेदा में। 37th क्वेश्चन, रंजीत सागर डैम किस रिवर पर बेस्ड है? रावी, उज, तवी या चनाब? तो रंजीत सागर डैम जो है वो रावी रिवर के ऊपर स्थित है, और ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता ही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 था ऑफ द एमसीक्यूज, जो हमने रैंडमली नहीं है कि कोई भी हमने साइट ली और वहां से एमसीक्यूज लिखे। ये जो एमसीक्यूज हैं ये हिमाचल प्रदेश, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो बाकी स्टेट्स के कांस्टेबल एग्जाम हो चुके जिनका सोर्स मैं बता रही हूँ कि असम का है, एक हिमाचल प्रदेश का है, उनसे हम गो थ्रू हुए हैं और वहां से हमने इन क्वेश्चंस को उठाया है। एंड वी हैव इंक्लूडेड इवन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जम्मू JKSSB ने अपने वेरियस प्लेटफॉर्म से पूछे हैं, तो उनको इकट्ठा कर हमने ये सेट नंबर 3 बनाया था। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।